Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my another video and the second part of the lecture of CPC. तो आज जो बाकी जो हमारे रूल्स रहते थे ऑर्डर 1 के, तो उसको जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में जो है हमने किया था ऑर्डर 1 का जो है रूल 1 to 5 किया था। तो आज कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आज जो है इसको कंप्लीट कर लें। इसके 13 रूल्स हैं, तो 13 रूल्स जो है वो हम आज कंप्लीट कर लें, यानी ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को जो है हम आज कंप्लीट कर लें। और उसके अलावा जो है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें काइंडली, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस जो है अब आती रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो है गेट की प्रिपरेशन के हवाले से तो वो आप तक जो है आसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, लास्ट टाइम जो है हमने इसको जो है लेक्चर को ख़त्म किया था रूल 5 पे, तो आज जो है हम इसको 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 इसका ये कहता है कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट, जिसका टाइटल ये कहता है कि जॉइंडर ऑफ द पार्टीज़ जो है वो अगर वो प्लेंटिफ के ऑप्शन पे है कि वो अगर उनको सेवरली या फिर जो है उनको जॉइंटली अगर जो है उनको एज ए डिफेंडेंट बनाना चाहता है, जो पार्टी बनाना चाहता है जॉइंट पार्टी, तो वो बना सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें बना सकता है, तो वो आगे लिखे हुए हैं, उसको हम आज पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेटेशन के बाद जो है उसको ओवरऑल समझेंगे। ये कहता है कि द प्लेंटिफ में, अगर प्लेंटिफ चाहे तो 8 हिज ऑप्शन, उसके ऑप्शन पर है कि ज्वाइन एज अ पार्टीज़ टू द सेम सूट all or any of the persons severally or jointly and is severally liable on any one contract। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ चाहे, उसकी ऑप्शन पर है, अगर वो उन पार्टीज़ को जो है एज अ डिफेंडेंट जो है जॉइंडर एज एड करना चाहता है, तो वो कर सकता है, उसके ऑप्शन पर है। ठीक है, चाहे सेवरली हो या जॉइंटली हो, कर सकता है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें वो जो है सूट्स हैं जिनमें वो उनको जो है ऐड कर सकता है, एज अ पार्टीज़ बना सकता है जॉइंट पार्टीज़। वो जो है कहता है कि इंक्लूडिंग पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का हो, उसके अलावा हुंडीज़ हो, और उसके अलावा जो है प्रॉमिसरी नोट्स हो, ये कहता है। ठीक है, उसके बाद हम 7 में आते हैं। 7 कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज़ टू बी सॉट। इसका मतलब ये है कि देखिए, प्लेंटिफ को पता नहीं है कि जो है कौन कौन जो है इसमें जो है मुलविस थे, कौन कौन जो है किस किस से जो है मैं रिड्रेस जो है वो सॉर्ट कर सकता हूँ, यानी जो मुआवजा है वो क्लेम कर सकता हूँ। तो उसको अभी पता नहीं है, जो है उसको डाउट है कि कौन कौन हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो देयर इज़ जो है ना डाउट है। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है इंटरप्रेट करते हैं, पढ़ते हैं पहले। वेयर द प्लेंटिफ इज़ इन अ डाउट, जहाँ पर प्लेंटिफ जो है उसको डाउट है, उसको शक है, इज़ टू द पर्सन होम फ्रॉम ही इज़ इंटाइटल टू ऑब्टेन रिड्रेस, कि वो किस बंदे से जो है वो इंटाइटल है कि वो मुआवजा ले, उसको अभी शक है, उसको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो उसके आगे ये कहता है कि ही मे ज्वाइन 2 or more defendants in order that the question is to which of the defendants is liable and to what extent may be determined is between all the parties। यहाँ पर एक मिसाल देते हैं कि फॉर सपोज़ देखें, 2 जो है पर्सन थे, ए और बी। अब किसी ने जो है वो सी को जो है वहाँ पर जो है मतलब उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ किया है, तो उसको ठीक है पता नहीं चलता, उसको शक है अभी कि मेरे पैसे या तो जो है सी ने खाए हैं, या तो फिर ए ने खाए हैं, या फिर जो है बी ने खाए या जेड ने खाए हैं। ठीक है, तो उसको पता नहीं है। यहाँ पर देखिए डाउट है, प्लेंटिफ को पता नहीं है, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, प्लेंटिफ जो है उनको एज अ डाउट, अगर उसको डाउट है तो वो सबको जो है एज अ डिफेंडेंट जो है बना सकता है। लेकिन ये चीज़ अब बाद में चलकर जो है आगे जब ट्रायल चलेगा या सूट चलेगा आगे, तो बाद में ये जब प्रूफ होगी तो कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कौन जो है जेन्युइनली जो है डिफेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इसका जो रूल 8 है, रूल 8 कहता है कि इसका कि 1 पर्सन में सू, एक बंदा सू कर सकता है, डिफेंड भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट सेम है तो वो एक ही बंदा जो है उसको परसू कर सकता है। पढ़ते हैं इसको।
वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सनस, जहाँ पर ज़्यादा बंदे हैं, ज़्यादा जो है वो जो है पार्टीज़ हैं, हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, इन वन सूट, वन और मोर ऑफ सच पर्सनस में, वो या उससे ज़्यादा जो बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं, विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लेकर, सू और टू बी सूड, उन पर सू भी किया जा सकता है जो परमिशन लेंगे, और वो जो है सू कर भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और मे डिफेंड भी कर सकते हैं इन सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, बट द कोर्ट शैल in such case give the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the numbers of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement at the court in each case में डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है, तो सब अगर नहीं आना चाहते तो कोर्ट जो है, कोर्ट की परमिशन से वो एक बंदा जो है कोई भी उनमें से आगे आकर कोर्ट से परमिशन ले सकता है, और कोर्ट से परमिशन लेगा कि जो है वो उन सब की बिहाफ पे जो है वो सू भी कर सकता है, और उस पर सू भी किया जा सकता है, डिफेंड भी कर सकता है, ठीक है, वो बंदा। उसमें से भी ये बताया गया है कि सब पर्सनस को ज़रूरी नहीं है कि वो आए कोर्ट में और वो जो है उस चीज़ को अलग अलग से परसू करें। वो अगर किसी एक बंदे को जो है सामने लाते हैं कि जो है हमारा यही जो है मतलब है ये जो है ये जो रूल है, ये बात कर रहा है अटॉर्नी की, पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो कोई एक अटॉर्नी उनका हो सकता है जो उस सूट को जो है मज़ीद जो है आगे परसू करे, यानी अगर न्यूमरस पर्सनस हैं तो ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका 2 है सब रूल 2, वो कहता है कि एनी पर्सन ऑन हु बिहाफ ऑफ फॉर हुज बेनिफिट ऑफ सच behalf of benefit is instituted or defendant under sub rule 1 may apply to the court as to party to such suit, ठीक है। इसमें भी वही बात कर रहा है कि अगर जो है वो सब रूल में अगर कोई भी बंदा उसकी बिहाफ पे अगर कोई इंस्टीट्यूट करता है सूट, तो वो कोर्ट की परमिशन से वो जो है कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, ठीक है। इसका जो रूल 9 है वो कहता है कि मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर क्या होता है कि नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीज़न ऑफ द मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज टू द कोर्ट में इन every suit deal with the matter in controversy so far as regard the rights and interest of the parties actually before it। जिसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि देखिए when the party is mistakenly added to the suit is misjoinder, यानी कोई भी पार्टी ऐसी जिसका इस सूट से कुछ भी मतलब कोई जो है कंसर्न नहीं है और उसको हम ऐड कर देते हैं, तो वो उसको जो है हम मिसजॉइंडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नॉन जॉइंडर क्या होता है, नॉन जॉइंडर ये होता है कि व्हेन अ पार्टी इज़ नेसेसरी टू द सूट, जिस पार्टी को ऐड करना था उसको हमने ऐड ही नहीं किया, तो उसको जो है नॉन जॉइंडर कहते हैं, ठीक है। मज़ीद आगे जो है इसको कंटिन्यू रखते हैं। वो इसका जो 10 है, 10 ये कहता है, इसका रूल कहता है कि सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अब जो सूट है वो किसी रॉन्ग प्लेंटिफ जो है उसके नाम से जो है सूट जो है इंस्टीट्यूट किया गया है। उसको पढ़ते हैं मज़ीद। ये क्या कहता है, ये कहता है कि वेयर अ सूट हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत जो है वो पार्टी के नाम से, इज़ प्लेंटिफ, और वेयर इट इज़ डाउटफुल वेदर इट इज़, जहाँ पर ये डाउटफुल है, और वेदर इट इज़ इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ, यहाँ पर जो है डाउट है कि शायद वो सही हो जिसके नाम पर सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, और मे बी जो है वो उसका नाम वो ना हो, यानी डाउट है यहाँ पर। तो कहता है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज, अब कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे जो है वो क्या करेगी, ऑफ द सूट इफ़ सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई होती है दैट द सूट हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाती है कि सूट जो है वो दाखिल जो किया गया है, यानी जो इंस्टीट्यूट किया गया है वो एक बोनाफाइड मिस्टेक है, यानी गुड फेथ में किया गया, यानी उसका कोई यानी मेलाफाइडली नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है।
तो एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इज डिस्प्यूट सो टू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्सिट्यूट और एडिट द प्लेंटिव अपॉन अ सच टर्म्स एंड जस्ट कोर्ट को जैसे ठीक लगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी प्लेंटिफ का नाम जो है वो गलती से जो है जहाँ पर डाउट है और उसको जो है गलती से किसी और का नाम एज अ प्लेंटिफ हमने दे दिया है प्लेंट में, तो वहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो है किसी भी स्टेज पे केस की किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को लगता है कि अगर वो सेटिस्फाई होती है कि जो राइट जो जेन्युइन जो प्लेंटिफ है उसको ऐड किया जाए तो उसको जो है ऐड कर सकती है कोर्ट। मज़ीद अगर कोर्ट को जैसा ठीक लगता है तो वो कोर्ट जो है वो लाहमल जो है वो जो है करेगी। ठीक है, तो इस किसी भी स्टेज पे जो है कोर्ट किसी भी प्लेंटिफ को अगर जिसका नाम गलती से ऐड किया गया है और बोनाफाइड ऐड किया गया, मेलाफाइड नहीं किया गया, तो कोर्ट जो है वो ज़रूरी समझती है कि जिसका जो रियल जो डिस्प्यूट है, जिसका जो रियल जो रिलीफ है जिसको देना चाहिए, तो उसको जो है कोर्ट ऐड करेगी। उसके बाद इसका जो है सब रूल 2 है वो कहता है कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज़। अब कोर्ट यहाँ पर जो है वहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर गलती से अगर आ गया है तो यहाँ पर ये कोर्ट की पावर्स की बात कर रहा है कि कोर्ट के पास पावर है, वो किसी भी पार्टी को जो है एड भी कर सकती है और उसके अलावा जो है उसको स्ट्राइक आउट भी कर सकती है, यानी निकाल भी सकती है, किक आउट भी कर सकती है। आगे इसको पढ़ते हैं, ये क्या कहता है, ये कहता है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स either upon or without the application of either party and on the such terms may be appear to the court to be just order that the name of any party improperly joined। ठीक है, जहाँ पर कोर्ट को लगता है और प्रोसीडिंग्स जो है जो प्रोसीडिंग्स हैं जिस स्टेज पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अभी, तो कोर्ट को अगर लगता है कि किसी पार्टी को जो है यहाँ से किक आउट करना है यानी स्ट्राइक आउट करना है तो वो कर सकती है, कोर्ट के पास पावर्स हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि वेदर अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, बी स्ट्रक आउट उनको किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें कहता है कि एंड द सेम नेम ऑफ एनी पर्सन whom ought to have been joined, और अगर कोई भी कंसर्न जो बंदा है उसको अगर ज्वाइन करवाना है या करना है तो उसको जो है ज्वाइन कोर्ट कर सकती है, एड कर सकती है उस पार्टी को। ठीक है, वेदर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो सकता है। ठीक है, and whose presence before the court may be necessary enable to the court effectually and completely adjudicated upon the settle all the questions involved in the suit be added। इसका सिंपल मतलब ये ओवरऑल अगर इसको हम समझें तो कोर्ट के पास ये पावर्स है, ये बता रहा है ये रूल कि कोर्ट किसी भी चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, किसी को भी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स कोर्ट में स्ट्रक आउट वन ऑफ द पार्टी। ठीक है, किसी को भी स्ट्रक आउट भी कर सकती है और जिसको कोर्ट को लगता है कि इसको जो है ऐड करना चाहिए तो कोर्ट उसको जो है ऐड भी कर सकती है। अब इसका जो रूल सब रूल 3 है वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी एड, किसी भी पर्सन को जो है ऐड नहीं किया जाएगा एज अ प्लेंटिफ। ठीक है, सुइंग विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, अगर उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड है और जैसे कि माइनर हो गया, अगर कोई माइनर है तो उसका अगर नेक्स्ट फ्रेंड है तो उसके थ्रू जो है उसको जो है उस पर जो है सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। अगर कोई बच्चा आता है तो ही मे नॉट सू। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब इसका सब रूल 4 वो देखते हैं कि वेयर द डिफेंडेंट एडेड प्लान टू बी अमेंडेड। यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर हमें डिफेंडेंट को ऐड करना है अगर, तो प्लान जो है उसको अमेंड किया जाएगा, वो प्लान जो है अमेंड होगी अगर हमें बीच में कहीं पर जो है किसी भी डिफेंडेंट को ऐड करना है। तो मज़ीद इसको पढ़ते हैं, ये क्या कहता है, ये कहता है कि वेयर अ डिफेंडेंट इज़ एडेड, जहाँ पर डिफेंडेंट को ऐड किया गया है, द प्लेंटिफ शल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, जब तक कोर्ट कोई और डायरेक्शन नहीं देती तो प्लेंटिफ जो है बी अमेंड इन सच मैनर एज में बी नेसेसरी। तो उसको जैसे वो जो जैसे मतलब जो सही तरीका है उस हिसाब से जो है वो प्लान को जो है अमेंड जो है करेगा प्लेंटिफ। उसके बाद आता है कि एंड अमेंडेड कॉपीज़। अब जो अमेंडमेंट की गई है उस प्लान में उसकी जो कॉपीज़ हैं वो जो है वो समन्स जो है ऑफ द प्लेंट शैल बी सर्व्ड, उनको दिया जाएगा। जो नए डिफेंडेंट हैं उनको जो है ये कॉपीज़ दी जाएंगी। ओवरऑल इसका मतलब यही है इस रूल का, ये कहता है कि जहाँ पर जो है किसी भी डिफेंडेंट को अगर हम ऐड करते हैं प्लेंट में
तो उसके लिए जो है वो जो प्लेंटिफ है वो उसको जो है एप्लीकेशन देकर जो है उसको अमेंड कर सकता है उस पूरी प्लान को, और उस प्लान की जो कॉपीज़ हैं वो नया जो डिफेंडेंट है उसको जो है वो सर्व की जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं इसका जो रूल 11 है। रूल 11 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट में ये कहता है कि द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू द पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर। इसका अब कंडक्ट ऑफ सूट का क्या मतलब है, वो ये कहता है कि द सूट शल एट एनी स्टेज, अगर कोई सूट है तो कोर्ट जो है एट एनी टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू, जिस टाइम कोर्ट इशू फ्रेम करेगी तो गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट, तो कोर्ट जो है वो कंडक्ट ऑफ सूट जो है वो जो है देगी टू सच पार्टी, उस पार्टी को एज इट डीम्स प्रॉपर फॉर एग्जामिनेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ द सूट, यानी सही अगर जो है एडजुडिकेशन हो सके तो उसको जो है कंडक्ट ऑफ जो है सूट वो जो है प्रोवाइड करेगी कोर्ट। अब इसमें हम आते हैं कि अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स और अदरवाइज। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर ज़्यादा जो है वो प्लेंटिफ या फिर जो है डिफेंडेंट्स जो है वो अगर अपीयर होते हैं, ठीक है, बिफोर द कोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, जहाँ पर कोई एक से ज़्यादा अगर प्लेंटिफ्स हैं, दावेदार हैं, एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी अथोराइज्ड बाय अदर, अगर उनमें से कोई एक जो है वो अथोराइज उनको किया जाता है, ठीक है, अथोराइज किया जाता है बाय एनी अदर देम टू अपीयर, कि वो अपीयर भी हो सकता है, उसको ये अथोराइज किया जाता है, उसको अटॉर्नी दी जाती है कि वो जो है अपीयर भी हो सकता है, वो प्लीड भी कर सकता है, प्लीड और एक्ट भी कर सकता है ऑफ सच अदर, ठीक है। इसी तरह के कोई और भी जो है अगर वो एक्ट्स हैं तो वो कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दोज इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग्स में, एंड इन लाइक मैनर, जिस तरह का जो सूट होगा, ठीक है। वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स, अगर डिफेंडेंट्स एक या एक से ज़्यादा है, देन वन और मोर, देन मे बी अथोराइज बाय वन पर्सन टू अपील। इसका सेम है, वहाँ पर ऊपर अटॉर्नी जो है वो प्लेंटिफ को दी जा रही है, किसी एक को आगे जो है वो ला रहे थे, और नीचे जो है डिफेंडेंट अगर ज़्यादा हैं तो वो किसी एक को जो है वो आगे जो है लाते हैं एज अटॉर्नी दे के, ठीक है। अब इसका जो अपना जो है सब रूल जो 2 है, रूल 12 का, वो ये कहता है कि द अथॉरिटी शल बी इन राइटिंग। अब जो अथॉरिटी जो देंगे ना दोनों पार्टीज़, अपने अपने कोई डिफेंडेंट को दे रहा है या फिर कोई प्लेंटिफ को दे रहा है, तो वो पार्टीज़ जो है अथॉरिटी पर साइन करेंगी इन रिटन होगा ये चीज़, बाय द पार्टीज़ गिवन इट एंड शल बी फाइल्ड इन कोर्ट, जो कि बाद में फाइल होगा कोर्ट में। तो पार्टीज़ जो है क्या होता है कि जब ज़्यादा जब पार्टीज़ होती हैं, चाहे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो किसी एक को जो है वो अथोराइज़ करते हैं अटॉर्नी देकर कि हमारे बिहाफ पे जो है ये एक्ट भी करेगा और प्लीड भी करेगा कोर्ट में, और फर्दर जो भी एक्ट्स हैं वो जो है ये परफॉर्म करेगा, यानी परसू यही करेगा सू में। तो वो क्या करते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, बाकी जो अथॉरिटी होती है वो उसको जब देते हैं, तो बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, बाकी जो पार्टीज़ हैं, वो किसी और एक को जब अथोराइज़ करती हैं तो वो क्या करेंगी, वो इन राइटिंग जो है वो साइन करेंगी और वो चीज़ जो है कोर्ट में जमा होगी, ठीक है। अब इसका जो 13 और फाइनल जो है इसका जो रूल है वो ये कहता है कि ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। अब मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर है जो उस पर जो ऑब्जेक्शन रेज होते हैं तो वो किस तरह जो है वो होते हैं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, जो भी ग्राउंड्स हैं मिस जॉइंडर, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के ग्राउंड्स पर, तो ऑफ द पार्टीज शैल बी टेकन एट अर्ली एज पॉसिबल, जितना पहले हो सके, जितना जल्दी हो सके सूट में, तो वो पहले जो है ये ऑब्जेक्शन जो है रेज़ करें या रेज़ कर सकती हैं, ठीक है। पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल, और किसी ऐसे केस में जहाँ पर इशू जो है सेटल हो चुके हैं, ठीक है। एट द बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अराइजन, और वहाँ पर जो है सब्सिक्वेंटली ग्राउंड्स भी जो है अराइज किए गए हैं। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट बी टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। अच्छा, अगर ऑब्जेक्शन अगर रेज नहीं किए गए हैं, ठीक है, अर्लीस्ट स्टेज पे, तो अगर उसको कंटिन्यू रहने दिया जाता है और ऑब्जेक्शन हम रेज नहीं करते, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्शन है उस पर से हमने जो है उसको ऐसा समझा जाएगा कि हमने उस पर वेव कर दिया है, ठीक है, यानी हमने छोड़ दिया, यानी हमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है,
ठीक है। तो इसका यही था। तो हमारा जो है ये ऑर्डर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके जो रूल्स थे 13 थे वो कंप्लीट हो गए हमारे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और उसके अलावा अब इसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑर्डर आई थिंक 7 है। तो 7 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।